नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 अगस्त 2022। आज हम लोग देखेंगे हमारे द हिंदू के न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर से है, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है, उस स्थिति में पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, हाल ही में अभी उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो उनके यहाँ फसलें थी वो इस बाढ़ के कारण से नष्ट हो गई हैं। इस वजह से सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं के आयात पर वो भारत के साथ व्यापार करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो शब्द यहां लिखे हुए हैं इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि भारत से सब्जियां और खाद्य वस्तुओं का आयात होगा। यहां पर कहीं पर भी द्विपक्षीय व्यापार की बात नहीं करी जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार से मेरा तात्पर्य है कि भारत से भी यहां व्यापार स्टार्ट हो जाएगा और पाकिस्तान से भी चीजों का आवागमन स्टार्ट हो जाएगा। ये लोग केवल और केवल आयात की बात कर रहे हैं, और वो भी सब्जियों और खाद्य वस्तुओं की, जिसकी भारी मात्रा में कमी आने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब देखिए, अभी मार्च के महीने में जो पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने भी कपास, धागा और चीनी, ये तीन वस्तुएं याद रखिएगा, कपास, धागा और चीनी, चीनी भी 5 लाख मीट्रिक टन, इसके आयात करने को लेकर यहां पर इनकी एक समिति है, आर्थिक समन्वय समिति। इसमें घोषणा करी थी कि भाई हम भारत से ये तीन चीजें आयात करेंगे। जैसे ही इन्होंने ये घोषणा करी, अब तुरंत क्या हो जाएगा, जो विपक्षी दल है वो यहां पर उठ खड़ा हुआ कि नहीं, हमें भारत से इन वस्तुओं को आयात नहीं करना है, हम ब्राजील से भी इन वस्तुओं को खरीद सकते हैं, हम कहीं और से भी इन वस्तुओं को आयात कर सकते हैं। अब सोच के देखिए एक बार कि अगर भारत के मानचित्र पर नजर डालेंगे तो हमारा प्यारा भारत और उसके बगल में पाकिस्तान, ठीक है, यहां पर वाघा बॉर्डर से होते हुए यहां पर जो भी कच्चा माल है उसको भारत यहां पर पाकिस्तान को निर्यात कर सकता है। परंतु यही चीज अगर ये ब्राजील से, साउथ अमेरिकन कंट्री से मंगाएंगे, तो वहां से आने में, परिवहन में, ट्रैवलिंग में जितना खर्चा होगा वो वस्तु ऑलरेडी उतनी महंगी हो जाएगी। अब जब एक लॉजिक से सोचिए, जो कच्चा माल चीनी उद्योग में लगता है, अगर वही कोई पार्टी महंगा मंगा रही है, तो उससे बनने वाली जो चीनी होगी या उससे बनने वाला कोई भी पदार्थ होगा, तो वो पदार्थ ऑलरेडी महंगा हो जाएगा। जब वो पदार्थ महंगा हो जाएगा तो वो मार्केट में महंगा बिकेगा, अब लोगों की पहुंच से वो बाहर हो जाएगा। ये चीज वहां पर, ये चीज को नहीं समझा जा रहा है। तो वहां पर एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तो इस चीज से सहमत है कि भारत से इन चीजों का आयात कर लिया जाए, और दूसरा जो पार्टी है वो इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अब यहां पर देखा गया है कि हमेशा से आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान की जो एक विचारधारा रहती है वो ये रहती है कि ये व्यापार से हमेशा राजनीति को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। भले ही वहां पर लोगों के पास खाना ना हो, लोगों के पास रहने को घर ना हो, अगर उनका जो पड़ोसी देश है वो आगे आ रहा है मदद करने में, परंतु वो इस चीज को इग्नोर करेंगे। और किस चीज को तवज्जो देते हैं, राजनीति को। वो हमेशा कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन कंपैरिजन टू ट्रेड या व्यापार। अब इस आर्टिकल में ऑथर जो है वो यही बताना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार का, द्विपक्षीय व्यापार का जो एक इतिहास रहा है, उसमें मुख्य मुख्य बिंदु कौन से हैं वो हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, चूंकि पाकिस्तान में बाढ़ के हालात बन चुके हैं और इस तरीके से बाढ़ आ चुकी है, अब यहां पर यह याद रखिए कि मेंस में, यानी आने वाले मेंस में, हो सकता है इसी बार या अगली बार, भारत पाकिस्तान अगर अपना द्विपक्षीय व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला जो आर्टिकल है या पाकिस्तान और भारत से संबंधित जितने भी आर्टिकल आएंगे बिजनेस को लेके, वो सारे अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की संसद में इस तरीके की जो घोषणाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि 2019 की अगर बात कर लें तो 2019 से हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो पूरी तरीके से बंद चल रहा है। क्यों बंद चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आर्टिकल 370 की बात करें, तो आर्टिकल 370 में जिस तरीके का संशोधन करा गया था, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उस टाइम पे थे, तो उस टाइम उन्होंने यहां पर सारा जो व्यापार था वो इंडिया के साथ खत्म कर लिया था। तो 2019 के बाद से 2022 में जिस तरीके की खाद्य वस्तुएं और सब्जियों की डिमांड करी जा रही है, इस वजह से भी ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए,
इस आर्टिकल में कुछ आंकड़े भी निकले हैं। ये आंकड़े हम अपनी मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं और बहुत सिंपल है, इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कपड़ा उद्योग है और जो चीनी उद्योग है, ठीक है, अगर भारत से आयात करना इनके लिए अनिवार्य हो गया है। क्यों? देखो, यहां पर समझो बात को कि 2019-20 का एक आंकड़ा दे रखा है। इसके उत्पादन में अगर कपास की बात कर रहे हैं तो कपास में 7% के आसपास की और गन्ने में 0.4% के आसपास की गिरावट आई है। जब इनके उत्पादन में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है, कपड़ा उद्योग की बात करें या चीनी उद्योग है, दोनों के उद्योग में ये सबसे बड़ा कच्चा माल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब कच्चा माल के उत्पादन में ही कमी देखी जा रही है तो इससे बनने वाली जो वस्तुएं होंगी वो भी कम उत्पादन होगा। अब एक बात सोचो, अर्थव्यवस्था का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हें पता भी होगा, इसमें कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगर 5 लोग हैं, ठीक है, और यहां पर 4 चॉकलेट हैं केवल, और इन पांचों लोगों को चॉकलेट चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसमें एक व्यक्ति होगा, ये 10 रुपए की मान लो एक चॉकलेट है, तो ये व्यक्ति कहेगा हम इसके लिए 15 रुपए दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कहेगा हम इसके लिए 20 रुपए दे रहे हैं, तीसरा कहेगा हम 25 दे रहे हैं। तो जब वस्तुएं कम होती हैं और मांग ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है अब क्या देखने को मिलेगी? महंगाई। तो यही चीज पाकिस्तान में हुई। आपने सुना भी होगा कि वहां पर जो चीनी है उसके जो प्राइस थे वो कितने ज्यादा महंगे हो गए। इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान में जो एक धड़ा है वो ये चाहता है कि भारत पड़ोसी देश है, उससे अगर हम लोग जो कपास है और जो गन्ना है वहां से अगर उत्पादन उसका आयात कर लेंगे तो बहुत कम दूरी है, वाघा बॉर्डर से ये आ जाएगा, परिवहन में खर्चा भी नहीं लगेगा, और दूसरा हमें सस्ता कच्चा माल मिल जाएगा, जिससे हमारे यहां जो खुद के लोगों की आवश्यकताएं हैं, अब चूंकि पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन कोई थोड़ी नहीं है, तो वहां के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? इसका भी एक रीजन मैं आपको बताता हूं। एक तो कारण आपको यह पता चल गया कि यहां पर इनका जो उत्पादन है उसमें कमी आ गई। दूसरा उत्पाद मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ने क्या करा ना, बहुत समय पहले जो चीनी है, ठीक है, इसके निर्यात में बहुत ज्यादा फोकस करा है कि हम चीनी का निर्यात करेंगे। चीनी के निर्यात का मतलब है चीनी यहां बनाएंगे और विदेश में बेचेंगे, तो इससे क्या है, विदेशी मुद्रा आएगी यहां पर, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु ये निर्यात में ये लोग क्या करने लगे, सब्सिडी देने लगे। कैसी सब्सिडी? अब वहां पे जो लोग हैं वो अगर चीनी का उत्पादन करते हैं तो जितना उनका खर्चा आता है, सरकार उनसे बोलती है कि हम इतना % आपको खर्चा दे रहे हैं, आप चीनी को उत्पादन करो और बाहर भेजो। अब पहली चीज तो बाहर तो आप तब भेजो जब आप अपने जो नागरिक हैं, जो आपके देश की जनता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लो। पहले तो उनको खाना दे लो, बाद में आप दूसरों का सोचो। बट इन्होंने ऐसा नहीं करा। यहां की सरकार ने सब्सिडी दी, वहां के लोगों ने ज्यादा चीनी का उत्पादन करा, परंतु बहुत मात्रा में चीनी क्या हो गई, बाहर भेज दिया गया। जब चीनी का निर्यात बाहर हो गया तो चीनी कम पड़ गई, ठीक है। अब देखो यहां पर चीनी भी कम पड़ गई, प्लस जो गन्ने का उत्पादन था वो भी कम हो गया। अब दोनों तरफ से दिक्कतें आ गई। जब दोनों तरफ से दिक्कतें आ गई तो उनके पास सबसे, यहां पर जो राइटर बताना चाहते हैं, और लॉजिकली अगर आप सोचेंगे भी तो सबसे बेस्ट उनके पास ऑप्शन ये है कि वो भारत से या तो चीनी आयात कर लें या वो गन्ने का आयात कर लें। दोनों में ही उनको कच्चा माल भी सस्ता पड़ेगा और प्रोडक्ट भी सस्ता पड़ेगा, और वो अपने देश की जनता की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो यहां पर जो चीनी उद्योग है वो भी बहुत ज्यादा संकट में है। दूसरा यहां पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, जो यहां पर इनका कपड़ा क्षेत्र था उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। राइटर ये बता रहे हैं यहां पर एक आंकड़ा कि 30% की जो गिरावट है वो देखी जा रही है, और ये आने वाले समय में इसी गिरावट को ये 40% तक जा सकती है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। यहां जिनिंग उद्योग की बात कर रहे हैं तो जिनिंग उद्योग में भी गिरावट देखने को मिली है। अब जिनिंग उद्योग का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे जो कपास होता है ना, कपास में कई सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कई सारा उसमें मलबा होता है, तो जो कपास कपड़ा बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसमें से इस गंदगी को हटा देना, नमी को सुखा देना, मलबे को हटा देना, अपशिष्ट पदार्थ को हटा देना, इस प्रोसेस को जिनिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कपास होता है वो कैसे होता है, वो गट्ठे में होता है, ठीक है। तो यहां पर जो गट्ठे होते थे, पहले ऐसा बोला था कि 9 मिलियन गट्ठे जो थे कपास के, उनका उत्पादन होता था, परंतु यही घट के 7 मिलियन रह गया। तो जाहिर सी बात है जो गट्ठे हैं वो यहां पर आते हैं जिनिंग उद्योग के पास। अब जिनिंग उद्योग से साफ जो कपास है वो दूसरे उद्योगों में भेजा जाता है, तो इसमें भी जो पीछे से कट्ठे आ रहे हैं वो क्या हो गए, कम हो गए। इस वजह से इसमें भी इसको क्या हो रहा है, इसका उत्पादन भी कम हो रहा है, ठीक है। तो कपास और चीनी उद्योगों में जो संकट है वो सबसे बड़ा संकट है, और ये दो एक ऐसी चीजें जिसको बोलते हैं ना कि
रोटी कपड़ा और मकान, तो यहां पर कपड़ा हो गया, चीनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ज्यादा यूज होती है, और अब मकान, बाढ़ की वजह से तो जो घर हैं वो भी कई सारे लोगों के तबाह हो गए। तो यहां पर राइटर हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मुख्य परीक्षा में यही लिखेंगे कि दोनों देशों को यहां पर साथ में आना चाहिए राजनीति को किनारे करके। अच्छा, भारत की तरफ से अगर बात करें तो देखिए, भारत हमेशा से सहयोग करने की इसकी नीति रही है। हमारी विदेश नीति में आप देखोगे तो जो पड़ोस है उसको, पड़ोस को पहले रखा जाता है, पड़ोसी को पहले रखा जाता है हमेशा से। अब आज की डेट में अगर बात भी कर लो तो श्रीलंका में जिस तरीके की आर्थिक संकट आया हुआ है, बांग्लादेश की बात कर लें, म्यांमार की बात कर लें, पाकिस्तान की, नेपाल की, तो सारे मैक्सिमम पड़ोसी देश जो हैं वहां कुछ ना कुछ वो अपनी आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने, आप देखोगे तो बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो किस तरीके से उसने श्रीलंका के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट में मदद करी, उसको बहुत सारा लोन दिया, डीजल दिया, पेट्रोल दिया, केरोसिन ऑयल दिया। बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो यहां पर पाकिस्तान भी, अब जैसा आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके इस पे शोक जताया है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बाढ़ से हालात वहां पर बेकाबू हो गए। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि भारत इस चीज को नहीं समझ रहा है, भारत आगे से आगे अपने पड़ोसी देशों की मदद करने को तैयार है, परंतु यहां पर दूसरे देश को सोचना होगा कि वो, उसके लिए राजनीति अहम है या वहां के जो लोग हैं उनका जीवन अहम है। ठीक है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट आपको जानना है जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पर याद रखिएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, यानी कि सबसे पसंदीदा राष्ट्र, इसका दर्जा अब आपको पता होना चाहिए। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहां पर आपको मिलेगा? जेनेवा में। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो WTO में जितने भी देश WTO में रजिस्टर्ड हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे देश को MFN का दर्जा देते हैं। अब बहुत आराम से इसको समझिएगा, MFN क्या होता है। मान लीजिए 3 देश हैं, A, B और C। तो जो B है उससे A में आम का आयात होता है। अब ये बहुत मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। जो A है उसमें वहां के लोग आम खाते हैं, और A में इतना आम उत्पादन होता नहीं है, तो B हमेशा हर साल A को बहुत सारे आम उत्पादन करके देता है। तो A क्या करता है, A ये सोचता है कि जब B से हमें इतनी अच्छी चीज मिलती है तो हम B को कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे। अभी जब B आम का आयात A में करता था तो एक आम जो है वो 12 रुपए का बिकता था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उसमें से 10 रुपए का तो ये MRP है इसकी, प्लस 2 रुपए जो A था वो B के आम पर टैक्स लगाता था। अब क्या करेगा, A ने B को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया, B को बोला कि हम आपका जो टैक्स है ये माफ कर देते हैं, अब आप आम यहां पे जितना चाहे उतना बेच सकते हो। तो ए ने एक तरह से बी को क्या करा, कुछ ना कुछ एक फायदा दिया। तो जो MFN है वो ये कहता है कि जो ए देश है वो अगर बी को एक फायदा दे रहा है, किस वस्तु के लिए, आम के लिए, तो वो जितने देशों के साथ व्यापार करता है उतने देशों को वो यही फायदा देगा इस वस्तु के रिगार्डिंग। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए बी जो है वो ए को पेट्रोल निर्यात करता है, ठीक है, तो पेट्रोल पे अगर ए जो है वो कोई कस्टम ड्यूटी जो होती है, कर होते हैं, उन पे रिलैक्सेशन देता है, तो ए ऐसा हर उस देश के साथ करेगा जिससे व्यापार करता है। शर्त ये होनी चाहिए कि ये सारे देश WTO में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 1996 से भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दिया है। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, घृणित कार्य ये पाकिस्तान द्वारा किया गया था, उसके बाद से हमने पाकिस्तान का जो MFN दर्जा है वो छीन लिया था। परंतु यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान ने आज तक भारत को MFN का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, इस वजह से अब चूंकि द्विपक्षीय व्यापार की बात हो रही है तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता होता है, तो यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 8 पे आपको मिलेगा, जिसको आप सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग न्यायपालिका की बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर जो न्यायपालिका में ये आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल हालांकि बहुत बार आ चुके हैं, परंतु यहां पर ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ नए बिंदु हैं, इस वजह से इसको शामिल करा गया है। यहां पर बात हो रही है बेल की। बेल का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जमानत। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में, और थोड़ी सी चर्चा यहां पे करेंगे बेल के बारे में। देखो, इस पूरे आर्टिकल में ना एक मुख्य बिंदु ये है, वो मुख्य बिंदु आपको भी ध्यान रखना है, वो हमारे भारत की न्यायपालिका का एक, इसको कह लीजिए दर्शन कह लीजिए, या उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। वो क्या है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, इसने मान लीजिए कोई चोरी करी, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इस व्यक्ति को पुलिस क्या करेगी, इस पे चलेगा क्या, केस।
तो ये इस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये साबित करे कि वो निर्दोष है। ये किसकी जिम्मेदारी आ जाती है? पुलिस की या वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिसने इस पे ये आरोप लगाया है। अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये साबित करे कि ये व्यक्ति जो है वो दोषी है। जब तक दोष प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये व्यक्ति क्या रहेगा? निर्दोष रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? और जब तक ये व्यक्ति निर्दोष है तब तक इसको जमानत देना ये इसका एक अधिकार है। ठीक है, ये इसको जमानत देने से, ये जमानत के लिए अगर इसने अप्लाई किया है तो न्यायपालिका जो है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको जमानत वो दें। हां, हालांकि इसमें कुछ शर्तें होती हैं कि क्या देख के कोई कोर्ट जमानत देती है, परंतु यहां पर वो व्यक्ति जमानत लेने का अधिकारी रहता है। ठीक है, तो इस मूल सिद्धांत को आप दिमाग में रखेंगे तो ये पूरा आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं और इसको आप अपने निबंध में, आप अपने मुख्य उत्तर परीक्षा में, आप अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपने अगर ये लाइन कहीं पर लिख दी तो ये गारंटी मान के चलिए कि सामने जो भी इस आपके आर्टिकल को पढ़ रहा होगा, चेक कर रहा होगा, उसको यह समझ में आ जाएगा कि आपको पता है बेल के बारे में, आपको पता है न्यायपालिका के बारे में। वो लाइन है ये, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। लाइन में लिखा हुआ है बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। वो कह रहे हैं कि बेल जो है वो एक नियम है, जमानत एक नियम है और जेल जो है वो एक अपवाद है। अब आपको पता होना चाहिए अपवाद शब्द का यूज हम लोग कहां पर करते हैं? जहां पर ये नॉर्मल चीजों से हटके होता है। अब नियम का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो जमानत है ना वो एक नियम है, यानी कि जमानत देना न्यायपालिका को यह जरूरी हो जाता है कुछ केसेस को छोड़ के, जहां पर भी जो एक्यूज्ड होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो अगर जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि भाई तुम उसको जमानत दो। ठीक है, और जेल भेजना यानी कि उस व्यक्ति को जेल भेजना, ये इसको एक अपवाद की तरह लो। जब बहुत ज्यादा विशेष कोई परिस्थितियां आ जाती हैं तभी उस व्यक्ति को क्या करा जाए? भेजा जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो हम देखते नहीं है, हम चाहे मूवीज में देखो या अपने आसपास देखो, न्यूज़पेपर में देखो, एक बहुत ज्यादा यहां पर राइटर बताते हैं हमारे समाज में एक भ्रम रहता है। भ्रम क्या रहता है और उस भ्रम को सही साबित कर भी दिया गया है। यह हमेशा सोचा जाता है कि कोई भी अपराध किसी व्यक्ति ने करा है तो अब तो वो पक्का जेल जा रहा है। ठीक है, जमानत की बात तो बाद में सोची जाती है, पहले तो एकदम एक मन में जो इमेज आती है वो यही आती है कि यदि इस व्यक्ति ने अपराध करा है तो उसको जेल तो भेजा ही जाएगा। ठीक है, ये जो मिसकॉन्सेप्शन समाज में मौजूद है, तो हमारे उच्चतम न्यायालय जो है वो ये कहता है कि इसको हमें दूर करने की बहुत आवश्यकता है। जमानत जो है ये एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और इसको आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको कितने बड़े आर्टिकल के साथ जोड़ के इसका एक्सप्लेनेशन कराया और वो आर्टिकल है आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो जमानत है ना वो किसी व्यक्ति का ये जीवन जीने का अधिकार है, वो उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि पर्सनल लिबर्टी का। तो आप उसको विशेष परिस्थितियों के अलावा आप कोर्ट से, न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो विभिन्न न्यायपालिका के जो वर्ग हैं उनसे ये निवेदन करती है, उनसे ये कहती है कि आप उनको मत खारिज करा करो, आप किसी व्यक्ति को जमानत दो। ठीक है, ये जो बात है ना, बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक केस था जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान। इसको आप मेंस में कोट कर सकते हैं बनाम बालचंद बलिया। ठीक है, इसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया था, इस लाइन को यूज करा था, तो इस केस को भी आप कोट करिएगा। जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ना बोल दिया जाए तब तक इस व्यक्ति को आप बेल दो। ठीक है, बेल इसको देना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं इस आर्टिकल में जो हमारा सीआरपीसी है, ठीक है, उसकी धारा 438 की बात करता है। तो 438 में ही ये लिखा हुआ है कि जो भी आरोपी होता है ना वो सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में बेल के लिए जा सकता है। तो यदि आपको यह पता होना चाहिए, इसको आप लिखोगे तो बेल के लिए अप्लाई करा जा सकता है आरोपी द्वारा। यह कहां पर मेंशन है? 438 में। एक यहां पर धारा 167 यानी 167 का यूज करा जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति जो है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति जो है उसको आरोपी कर दिया गया। अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उस आरोप की जांच कर रही है। अब मान लीजिए इसको जेल में बंद करा गया है। ठीक है,
तो अभी इसको बेल इसको मिल नहीं रही है। परंतु ये जो एजेंसियां हैं ना, जो पुलिस है, वो जांच करती है और 60 दिन या 90 दिन, ये बोला गया, एक समय सीमा दे रखी है, 60 दिन या 90 दिन में वो जांच पूरी नहीं कर पाती हैं तो भी इसको बेल दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये धारा 167 में कहा गया है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि कुछ अपराधों को छोड़कर, कैसे अपराधों को, मान लीजिए कुछ अपराध होते हैं, अपराध को अगर दो श्रेणियों में यहां पर बांट दीजिए, तो कुछ ऐसे अपराध हैं जिनको बोला जा रहा है कि वो बेलेबल ऑफेंस हैं। बेलेबल का मतलब है जिनमें जमानत दी जा सकती है। कुछ होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, जिनमें जमानत नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो इन कुछ अपराधों यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल क्राइम का मतलब है मर्डर, दहेज में हत्या कर देना, किडनैप कर लेना, बलात्कार करना या मर्डर करने की कोशिश करना, तो ऐसे अपराधों में जमानत नहीं दी जा सकती। परंतु कुछ अपराध ऐसे हैं जो बेलेबल हैं, है ना, किसी ने चोरी करी, किसी को धमकाया, तो ऐसे जो अपराध हैं इसमें बेल दिया जा सकती है, इसमें आप जमानत पर उसको रिहा कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक ये भी ऑथर बता रहे हैं कि अगर किसी को बेल नहीं मिलती और बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहता है, तो एक तरह से देखो तो आपने अभी तक उसके केस का रिजल्ट भी नहीं आया। अगर रिजल्ट आ जाए ना, तो उसके बाद उस, अगर वो अदालत उसको बोलती है कि आपको जेल में रहना है, तब तो वो बात समझ में आती है। अब उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, उसका केस चल रहा है और आप उसको बेल नहीं दे रहे हो, तो जितना टाइम वो जेल में बिता रहा है, एक तरह से तो वो पनिशमेंट ही काट रहा है अपनी। तो अब दोबारा जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मान लीजिए उसको बोला गया कि अब 5 साल आपको और कारावास में रहना है, तो ये वाला जो टाइम वो कारावास में बिता चुका है, तो ऑलरेडी वो पनिशमेंट काट रहा है, तो अभी उसको जेल में क्यों रख रहे हो? तो उसको आप बेल दे के छोड़ सकते हैं। अब यहां पर जब बेल दे के छोड़ने की बात आती है ना, तो यहां पर ये बात आती है ट्रिपल टेस्ट की। ट्रिपल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। इसमें ऑथर कहते हैं कि 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी 3 चीजें, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। आरोपी के भागने का जोखिम ना हो, तो आप उस व्यक्ति को बेल दे सकते हो कि आपको पता है ये विदेश नहीं जा सकता। विदेश मतलब उसको मना कर दो, आप उसको बोलो कि आपको देश छोड़ के नहीं जाना है या आपको राज्य छोड़ के नहीं जाना है, तो वो व्यक्ति अगर ऐसा है, आपको लगता है, तो आप उसको बेल दे सकते हो। पहला टेस्ट। दूसरा, आप जो सबूत होते हैं उनके साथ वो बाहर निकल के कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है, तो भी आप उसको बेल बेल दे सकते हो। तीसरा टेस्ट आप ये कर सकते हो उस व्यक्ति का कि जो भी गवाह होते हैं, ठीक है, जिसने उस व्यक्ति के अगेंस्ट में गवाह दिया है, तो बाहर जाके वो उनको डराएगा धमकाएगा नहीं कि अपने जो बयान है उसको चेंज कर लो। तो ये ट्रिपल टेस्ट आप कर लो। अगर ये ट्रिपल टेस्ट में वो व्यक्ति पास हो जाता है, तो भाई आप उसको बेल दे दो, आप उसकी जमानत मत रोको। एक केस यहां पर है गुरुबख्श सिंह सिबिया, 1980 में केस था, धारा 438 में, जहां पर अग्रिम जमानत की बात करते हैं। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय यह आया था कि कुछ आधार ऐसे होते हैं और उचित आधार, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स, जिनके आधार पर आप अग्रिम जमानत भी नहीं रोक सकते हो। अब अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को यह अंदेशा हो जाए, कि उसे यह शंका हो जाए कि पुलिस इस अपराध के चक्कर में इसको पकड़ सकती है, तो ये व्यक्ति पहले ही क्या कर सकते हैं, अग्रिम जमानत के अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि किसी को अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो वो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। यही गुरुबख्श ने भी किया, परंतु यहां पर इनको अग्रिम जमानत नहीं दी गई। इसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला है कि उचित आधार पर, अगर आपको उचित आधार लगता है, तो आप अग्रिम जमानत को मत रोको, जब तक आपको यह ना लगे कि यार, यही वाली बात हो जाएगी कि ट्रिपल टेस्ट वाली, कि ये जो व्यक्ति है ये बाहर जाके दोबारा भी वो क्राइम कर देगा, या इसको अगर हम अग्रिम जमानत दे देंगे तो ये देश छोड़ देगा, या आपको लगे कि ये एविडेंस के साथ छेड़खानी करेगा। अगर ऐसा नहीं लगता है, तो आप उसको अग्रिम जमानत दे दो। दूसरा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अग्रिम जमानत को, यानी कि एंटीसिपेटरी जो बेल होती है, उसको समझते हैं कि हम कोई भी क्राइम करेंगे और इसको एज ए हथियार की तरह यूज कर लेते हैं, कि हम ये तुरंत ले लेंगे तो पुलिस हमको पकड़ ही नहीं पाएगी। तो यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आप अग्रिम जमानत को ना क्राइम से बचने के लिए कोई आप इसको उपकरण की तरह यूज मत करिए। अगला आर्टिकल जो है वो आपको प्रश्न संख्या 7 पे मिलेगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र से आप कर सकते हैं, जहां पर हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, द न्यू फेसेट्स ऑफ टेररिज्म। इसका मतलब होता है आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। अब आप कहोगे कैसा नया चेहरा? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये हमारे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। इस पे प्रश्न बन सकते हैं, या आतंकवाद पे अगर प्रश्न बनेंगे ना, तो उसके एक आयाम में आप इसको कवर कर सकते हो। यदि इसमें कोई निबंध आएगा लिखने पे, तो उसमें भी आप ये आयाम दे सकते हो। ठीक है, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो अभी यहां पर ऑथर बताते हैं 2 अटैक हुए। एक अटैक हुआ सलमान रुश्दी पर, सबने सुना है इसके बारे में। दूसरा अटैक हुआ, इनका नाम है दरिया दाजिना। ये 2 अटैक अभी हुए। अब इन अटैकों को जरा देखो, ये हुए कैसे।
पहले सलमान रुश्दी की बात करते हैं। तो सलमान रुश्दी आपको पता है कि अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1947 के आसपास भारत में ही हुआ था। ठीक है, बाद में ये क्या हुआ, बाद में ये चले गए यूके रहने, तो इन्होंने पढ़ाई अपनी वगैरह सब इंग्लैंड में ही करी है। इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पुस्तक को बुकर प्राइज मिला था, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम यहां पर राइटर ने यूज करा है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं, सैटेनिक वर्सेस। इस पुस्तक को लिखने के बाद यह पुस्तक इतना ज्यादा विवादों में घिर गई, ऐसा कुछ लोगों का मानना था, बेसिकली जो इस्लामिस्ट हैं उनका यह मानना था कि इस पुस्तक में इस्लाम धर्म के अगेंस्ट में कुछ बातें कही गई हैं जो सच नहीं है। इस वजह से कई सारे देशों में, साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, ईरान में, बहुत सारे देशों में इस पुस्तक को बैन कर दिया गया। अब यह बात हो रही है 1980 के दशक की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1989 के आसपास ईरान की सरकार ने, वहां की सरकार ने इनके अगेंस्ट में फतवा जारी कर दिया था इनको मारने के लिए। फिर तब से लेकर, और 2000 की बात करें, तब से लेकर ये कहां पर शरण ली इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में ये छुपे हुए थे। इंग्लैंड की सरकार ने ही इनको सिक्योरिटी भी दी, ऐसा कहा जाता है ये किसी दूसरे नाम से भी इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, तो अब 2000 के बाद की बात करें तो इनको ये लगा कि भाई अब ये तो इतनी पुरानी बात हो गई है इस पुस्तक के विवाद की, अब लोग सब भूल गए होंगे, तो इन्होंने धीरे धीरे अपना जो आवाजाही थी वो थोड़ी सी बढ़ा दी। अब देखा गया 12 अगस्त की बात है, ये न्यूयॉर्क में थे, ठीक है, अमेरिका के अंदर, और वहां पर इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, इन पे अटैक हो गया। ये चीज से पता क्या चला, अब देखो, समझो ध्यान से। दूसरा केस बता देता हूं, फिर इसके बारे में बताता हूं दोनों अटैक में सिमिलैरिटी क्या है। एक अटैक समझ में आ गया, दूसरा अटैक आपको एक बार इसको ये दिखाता हूं मैं आपको। ये बहुत चर्चा में आ गया था, ये बार बार एक नाम यूज हो रहा था। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि पुतिन ब्रेन्स किल्ड बाय कार बॉम्ब, डॉटर ऑफ रशियन लीडर नोन एज पुतिन्स ब्रेन। अब यहां पर बात हो रही है अलेक्जेंडर ड्यूगिन की। अलेक्जेंडर ड्यूगिन को बोला जा रहा है कि ये पुतिन के ब्रेन हैं, पुतिन के दिमाग हैं ये। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ये आप बगल में एक पुस्तक देख रहे हो, इसका नाम है द फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये किताब जो है ये लिखी गई है अलेक्जेंडर ड्यूगिन के द्वारा। इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रशिया के अंदर, रूस के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट होते हैं या जो भी जनरल ऑफ रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, या जो उनकी पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर के पद तक जाते हैं, उनको ऐसा बोला जाता है कि यह किताब उन सबको पढ़नी पड़ती है। इस किताब में क्या है ऐसा, इस किताब में आने वाले 60-70 सालों का एक रोड मैप है, कैसे रशिया जो है वो आगे बढ़ेगा अपने 70 सालों, कैसे रशिया के संबंध दूसरे देशों के साथ हैं, इंडिया के साथ उसके कैसे संबंध हैं, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ वो कैसे संबंध अपने रखे, कैसे वो आने वाले सालों में अपनी विदेश नीति बनाएगा। तो ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के अंदर, और रशिया का हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद पर जो लोग होते हैं जिनका संबंध रशिया की विदेश नीति, रशिया की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा से होता है, उनको ये किताब पढ़नी होती है। और इस किताब के राइटर हैं अलेक्जेंडर ड्यूगिन। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पुतिन के बारे में जानना है, उनके दिमाग को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को समझना चाहते हैं, तो आपको इस व्यक्ति की विचारधारा को समझना होगा। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, यही फोटो है अलेक्जेंडर ड्यूगिन की बेटी की। ये मॉस्को में अपनी कार में यात्रा कर रही थी और उस कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों अटैक आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं दोनों अटैक में सिमिलैरिटी क्या है। यहां पर क्या है, सलमान रुश्दी की बात करें या दरिया ड्यूगिन की बात करें, दोनों ही अटैक में आपको यह चीज समझनी होगी, यहां पर किसी ने पहली चीज तो इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि सलमान रुश्दी के ऊपर जिसने अटैक किया उसके बारे में पता चला कि वो एक ईरान का एक नागरिक था, ठीक है, परंतु यहां पर कोई ऐसा आतंकवादी संगठन नहीं है, दूसरा कोई एक ऐसा देश नहीं है। बहुत लोग शक कर रहे हैं कि दरिया वाले अटैक में कि यूक्रेन ने यह कराया है, यूक्रेन मारना चाहते थे अलेक्जेंडर को, परंतु ये गलती से क्या हो गया कि इनकी बेटी की हत्या हो जाती है। यहां पर हमारे समाज के अंदर से कुछ ऐसे लोग सामने आए, ठीक है, जिन्होंने इन व्यक्तियों के ऊपर अटैक किया और वापस जाके उसी समाज का हिस्सा हो गए। ना ही उनके कोई नाम इतने ज्यादा हाईलाइटेड थे। अगर इस व्यक्ति के नाम की मैं बात कर लूं, इस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था कि ये किसी आतंकवादी समूह का हिस्सा है, या कभी भी जैसे यूएस की बात कर लें, यूके की बात कर लें, तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं उनके पास इस आदमी का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि ये एक क्रिमिनल रहा होगा या पहले इसने लोगों को मारा है, कोई शार्प शूटर है,
कुछ नहीं था। जैसे आप और हम एक समाज का हिस्सा होते हैं, एक चेहरा होते हैं, नॉर्मल ये उसी समाज का हिस्सा थे और उसी समाज के हिस्से से ये निकल के सामने आते हैं और समाज में इस तरीके का आतंक फैलाते हैं और वापस उसी समाज में घुस जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आ रहा है, जहां पर ना कोई उनके संगठन का नाम है, ना कोई उनके पास ऐसा उनका एक जिसको बोलते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, ना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ज्यादा क्या मतलब, उनके बारे में एक नॉर्मल सिटीजन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वही इंफॉर्मेशन है। तो पता ही नहीं है उस चेहरे को देख के कि भाई ये ऐसा कोई घृणित कार्य भी कर सकता है। तो ये सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, यूएसए, यूके, और अब यहां पे आर्टिकल बात करते हैं भारत की भी। तो भारत के में भी जो इस तरीके के लोकप्रिय लोग हैं, तो यहां की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, जिनका ना नाम होता है, ना चेहरा होता है, ना उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन इन एजेंसियों के पास होती है। यह था इस पूरे आर्टिकल का सार। अगला आर्टिकल आपको मेन मुख्य पृष्ठ पर ही मिल जाएगा। इसको आप सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों से आप जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग सामाजिक मुद्दे और आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर करा है क्योंकि ये पूरी तरीके से जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए बोला जा रहा है, एनसीआरबी एक संस्था है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसने एक एनालिसिस करा, एक अध्ययन करा। इसने ये पाया कि यहां पर लिखा क्या हुआ, देखिए, वॉयलेंट क्राइम्स इन कंट्री बैक टू प्री कोविड लेवल। यानी कि देखो, ये एक समय है जो ये कोविड का समय है 2021-20 वाला। तो कोविड के समय की बात पहले की बात हो रही है, कोविड के बाद की बात हो रही है। तो पहले की अगर बात कर रहे हैं तो प्री, और यहां पे लिख रहे हैं पोस्ट, पी का मतलब पहले। तो यहां पर जितना क्राइम कोविड से पहले होता था, अब कोविड में तो लग गया लॉकडाउन, यहां पर पुलिस लगी हुई है, सारी चीजें लगी हुई हैं, तो लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो भी अपना क्राइम कर नहीं पा रहे हैं। और अब बात करी जा रही है पोस्ट कोविड की। तो अब यहां पर राइटर जो है वो बता रहे हैं कि एनसीआरबी ने एक अध्ययन करा, उसमें यह पाया कि अब क्राइम जो है वो उसी प्रकार बढ़ गए हैं जिस प्रकार कोविड से पहले हुआ करते थे। ठीक है, यहां पर अगर बात करी जा रही है तो मैं एक डायग्राम के उससे आपको समझाता हूं। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए, जो ये वाला साइन है वो 2019 का है, बीच वाला आपको 2020 का मिलेगा। इसमें मैं कोविड लिख देता हूं बीच में, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाद वाला जो है वो कोविड के बाद का है। तो ये देखो ध्यान से, अगर मर्डर की बात करेंगे तो ये समान रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कोविड खत्म होते ही आप देखो जो क्राइम था उसमें उसने कितनी तेजी पकड़ ली है। यहां की बात करें, जो रेप था, ठीक है, कोविड के बाद वो भी उसी स्तर पर आ गया जब पहले था। यहां पर किडनैपिंग की बात करें तो देखिए उससे थोड़ा ही कम है। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो देखिए ज्यादा ही होने लगे कोविड के बाद से। रॉबरी, चोरी की बात करें तो वो भी देखिए कोविड के बाद से बढ़ रही निरंतर। तो यहां पर ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है हमारे देश के अंदर। अब यहां पर बात करी जा रही है, अगर राज्यों की बात करेंगे तो यहां पर असम में सबसे अधिक जो अपराध हैं वो देखे गए हैं। असम के बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली आता है और पश्चिम बंगाल आता है। इसी द हिंदू के आर्टिकल में एक और आर्टिकल निकला था इसी से रिलेटेड, मैं यहीं पर आपको उसका सार बता देता हूं। उस आर्टिकल में यह निकला था कि अगर वुमेन की बात करें ना, तो वुमेन के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर हो रहे हैं, दिल्ली में। तो यह चीज याद रखिएगा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं। अगर हिंसक अपराधों की सबसे बड़ी वृद्धि की बात करेंगे, कि पहले वृद्धि का मतलब परसेंटेज में कितना ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें उड़ीसा सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, अब अपनी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जान लेते हैं, यह संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला तो यूपीएससी यही पूछ देगा ये कौन से मंत्रालय में आता है, तो यह पता होना चाहिए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1986 में इसको बनाया गया था। मुख्य काम क्या है, कुछ भी मत रटो, बहुत आराम से इसको समझो। इसका मुख्य काम ही होता है क्या करना, आंकड़ों पर क्या करना, इस पे एनालिसिस करना। ठीक है, और जितनी भी हमारी एजेंसियां होती है ना, उनको ये आंकड़े प्रोवाइड कराना कि आंकड़ों की वजह से कोई क्राइम का पता लगाने में जो एजेंसियां हैं उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये इसका एनसीआरबी का मेन काम है। चलिए आप कुछ विविध न्यूज पे नजर डाल लेते हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आज के हिंदू आर्टिकल्स में निकली हैं। सबसे पहली न्यूज देखिए क्या है, न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही है, ज़ैपोरिज़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ज़ैपोरिज़िया जो हाल ही में चर्चा में था वो क्या है। एक न्यूक्लियर प्लांट है, एक आकाशगंगा है,
एक जो सोलर मिशन है, ऐसा करके कुछ 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये न्यूक्लियर प्लांट है। अब ये न्यूज़ मैंने यहाँ पर इसलिए रखी क्योंकि ये न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है? यूक्रेन में। अब जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का जब से युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन से जुड़ी हुई कोई भी प्लांट होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये तो न्यूक्लियर प्लांट है, कोई भी न्यूज़ आएगी तो वो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ये चर्चा क्या आया, रशिया ने इसके आसपास क्या कर दिया? बमबारी करी। तो अब यहाँ पर एक और संस्था इंपॉर्टेंट हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो कहूंगा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, IAEA, यानी कि बात करी जा रही है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, तो ये एजेंसी ने क्या करा है, अपना एक टीम भेजी है और इस प्लांट के चारों ओर ये निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कुछ लीकेज की बात तो नहीं है, क्योंकि अगर इस प्लांट में बमबारी हो जाती या इस प्लांट के आसपास बमबारी होती और इसमें नुकसान हो जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। ठीक है, देखिए ये जो एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर, पहली चीज तो इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? ये वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में आपको मिलेगा। ठीक है, इसका निर्माण क्यों करा गया था? इसका निर्माण 3 चीजें याद रखिएगा, एक तो सुरक्षित, निश्चिंत और शांतिपूर्ण। जो भी परमाणु से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है उसका सारे देश सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करेंगे, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि सारे देश जो है वो निश्चिंत रहें। कहीं पर भी कोई लीकेज होता है या ऐसी कोई घटना होती है तो यहां पर IAEA क्या होता है, ये वहां पर अपनी जांच करती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका जो इतना ये काम है ना, इसके लिए 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति का पुरस्कार भी मिल चुका है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दूसरी न्यूज देखिए फार्मा सेक्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। यहां पर क्या है, 2 चीजें आपको याद रखनी है। फार्मा सही दाम, ये ऐप जो है इसका 2.0 वर्जन लॉन्च करा गया है, और दूसरा इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 ये भी लॉन्च करा गया है। पहले बात कर लेते हैं इस ऐप की। तो फार्मा सही दाम जो ऐप है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये काम क्या करेगा, जैसे आप मार्केट जाते हो, मार्केट में कोई एक्स दवाई आपको लेनी है, आप दुकानदार से उसके रेट पूछते हो। ठीक है, अब मान लीजिए एक दुकान वाले ने बोला 10 रुपए की है, दूसरे ने बोला 15 रुपए की, तीसरे ने बोला 20 रुपए की है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये कैसा है, मतलब अलग अलग रेट चल रहे हैं। तो ये जो फार्मा सही दाम, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या होगा, जो भी ब्रांडेड दवाइयां आती हैं ना, उसकी जो वास्तविक कीमत है वो आपको इस ऐप में पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, जो ये इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया ना, इसका मेन मोटिव ये है कि जो लोग भी फार्मा उद्योग में आना चाहते हैं, फार्मा में बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी कोई शॉप डालना चाहते हैं, अपनी कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो अभी क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको कई जगह से अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस करवाने पड़ते हैं। वो इस विभाग में जाता है, वहां से सिग्नेचर लाता है, इस विभाग में जाता है। तो ऐसा एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक सिंगल विंडो बना दिया गया है। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। अब व्यक्ति एक ही जगह जाएगा और उसके सारे जो काम है वो यहीं पर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो फार्मा उद्योग को बूस्ट करने के लिए यह काम करा गया है। यहां पर एक नई चीज लॉन्च करी गई है कि व्यक्ति जो है, पहले कहीं पे ऐसा कोई सुविधा नहीं थी कि व्यक्ति जो है वो अपनी शिकायत कर सके। तो महंगी दवाई की बात करें, या मान लीजिए कोई दवाई लेने जाता है, उसको कोई एक्सपायरी दवाई दे देता है या खराब दवाई दे देता है, डुप्लीकेट दवाई दे देता है, तो उसके बारे में जो शिकायत है करी जा सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये जो उद्घाटन करा गया था वो किस वजह से करा गया है। यहां पर एक संस्था है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ठीक है, ये एक अथॉरिटी है, इसने अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरे करे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में इन दोनों चीजों का यहां पर उद्घाटन करा गया। तो यहां पर यह प्राधिकरण जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा 1997 में इसको बनाया गया था। और सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर यह कौन से मंत्रालय में आता है। कई बार यहां पर यूपीएससी लिख देगा एक ऑप्शन में स्वास्थ्य मंत्रालय, और यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं गलती होने के कि यहां पर आप टिक मार दोगे स्वास्थ्य मंत्रालय पे। इस चीज को याद रखिएगा, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये प्राधिकरण आता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इसका काम क्या होगा? दवाओं के मूल्य को निर्धारण करना, सस्ती कीमतों पर दवाओं को मुहैया कराना और सब तक पहुंच स्थापित करना। कितना सरल काम है, आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। चलिए आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो आ रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर दोनों के आपसी संघर्षों का क्या प्रभाव पड़ता है, समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। प्रश्न 2 पर, जमानत नियम है, जेल अपवाद है, इस कथन का तर्क सहित विश्लेषण करें। दोनों ही प्रश्न मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इनको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैंने आपसे कल के सत्र में एक प्रश्न पूछा था, बहुत सारे लोगों ने उसका उत्तर दिया है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके उत्तर दिया है, मैं उनके नाम बोल देता हूं। शीतल,
किशन, गौरव, सुभाष, राहुल कुमार, दीक्षा, रितिका, मयूर, कुणाल, अनिल, शुभम, सम्राट, राजू, सौम्या, प्रवीण, अनिल, ज्योति, शिवम, आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके इसको लिखा है, तो जो भी आपके कमेंट्स दूसरे लोग पढ़ेंगे ना, उनको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें केदार, ममता, देवव्रत, गेमिंग, एथिक्स, रोहित, तेजवीर, राज, अब्बास, इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछूंगा, उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी से। एक नासा का मिशन है, इसका नाम है आइकॉन, और एक मिशन है जिसका नाम है गोल्ड। आप कमेंट करके बताइएगा ये आइकॉन और गोल्ड मिशन किस चीज से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सत्र आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।